हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है। धीरे धीरे हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 3-4 वीडियो और लगेंगे अभी अपने को, जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिकर्सन के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिकर्सन क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब कोई फंक्शन अपने आप को उसी प्रोग्राम में कॉल करता है तो इसे रिकर्सन कहते हैं, या इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन होता है उसको तो रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्सन। यानी कि जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो इसे रिकर्सन कहते हैं। जैसे मैं कई बार उदाहरण बताता हूँ क्लास में, कि जैसे जब हम अपने आप को ही, मैं कांच में देख करके और अपने आप को ही बुलाऊं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको रिकर्सन कहेंगे हम लोग। हम अपने आप से ही खुद से ही बातें करें, मैं खुद को ही कुछ सवाल करूं, तो वो रिकर्सन कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार कि जब कोई फंक्शन अपने आप को उसी प्रोग्राम में कॉल करता है तो इसे रिकर्सन कहते हैं। इस प्रक्रिया को रिकर्सन कहते हैं। सी भाषा में इस प्रकार की अनुमति प्रदान की जाती है। सी भाषा ये हमें परमिशन देती है कि हम रिकर्सन का प्रयोग कर सकें। रिकर्सन निम्न प्रकार से कार्य करता है। निम्न प्रकार कार्य करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। सपोज मान लो मैंने कोई रिकर्सिव फंक्शन बनाया और उसी फंक्शन के अंदर मैंने उसी को ही कॉल कर लिया। इस फंक्शन के अंदर मैंने उसी को ही कॉल कर लिया, या ये और ये सेम फंक्शन है, उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को ही कॉल करना, ये रिकर्सन है। या ये कोई मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने इस फंक्शन को, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है। आप देखो, इसको रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर आगे देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन की प्रमुख शर्तें क्या होती है। रिकर्सिव फंक्शन की कुछ शर्तें हैं। तो पहली शर्त है, सभी रिकर्सन में एक बेस मानदंड होनी आवश्यक है। इसके लिए वह खुद को कॉल नहीं करना चाहिए। यानी कि जब हम रिकर्सन करते हैं तो जो बेस मानदंड होता है वो आवश्यक होता है, और उस बेस मानदंड के लिए वो खुद को कॉल ना करे, इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। एक शर्त ये है। दूसरी, जब भी एक फंक्शन खुद को कॉल करे वह बेस मानदंड के करीब आए। यानी कि जब भी कोई फंक्शन जो है वो खुद को कॉल करता है तो बेस मानदंड पूरे फॉलो करने चाहिए, उसके आसपास ही रहना चाहिए, उनके करीब ही रहना चाहिए, करीब आए। तो ये दो शर्तें हैं रिकर्सिव फंक्शन के लिए। अब रिकर्सिव फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर खुद को उसी को ही कॉल करना रिकर्सिव कहलाता है। हम बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंतर्गत हम बनाते हैं। जब हम प्रोग्रामों की सीरीज करेंगे या प्रोग्रामों वाला पार्ट करेंगे, तब हम इन बातों को, प्रोग्रामों को फॉलो करेंगे, जिसमें फैबोनो की सीरीज पढ़ेंगे अपने। इसके अंतर्गत हम लोग बायोनोमियल कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम GCD ये याद करना भी पड़ेंगे। GCD का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, और GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट मैं बता रहा था GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। यानी कि हम इसके अंदर कोई दो नंबर डालते हैं, उन दोनों नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, वो ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवीजर होता है। जो कॉमन का मतलब जिसका दोनों में भाग जा रहा है, डिवीजर का मतलब भाग जाना। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जा रहा है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं। इस प्रकार के ये सभी प्रोग्राम जो है हम लोग रिकर्सिव फंक्शन द्वारा पढ़ते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इस जो बॉक्स में जो लिखा है उसको छोड़ करके बाकी सारा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। इन प्रोग्रामों के भी बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे हम अभी स्ट्रिंग के बारे में भी देखते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देखते हैं अभी हम लोग। तो बच्चों आगे अपने जानकारी लेते हैं सी भाषा में कैरेक्टर स्ट्रिंग की। यानी कि अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी अभी एरे में जो हमने जितने भी काम किए वो सारी हमने संख्याओं पर यानी कि न्यूमेरिक डाटा पर हमने अब तक काम किया था। अब तक जो भी हमने एरे बनाए उसके अंदर हमने सिर्फ संख्याएं डाली थी। लेकिन एक स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। यानी कि जिसमें एक से अधिक अक्षर हो, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, कोई जगह का एड्रेस, कोई आपकी क्लास का कोई आपकी सब्जेक्ट, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर हो वो स्ट्रिंग कहलाती है। अब एक से ज़्यादा यदि अक्षर हमें स्टोर करने हैं अपने प्रोग्राम में तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग का एरे बनाना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, सपोज मान लीजिए यदि मैं कोई चर लेता हूँ ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है इस ए के अंदर मैं कोई एक अक्षर स्टोर कर सकता हूँ। कोई एक अक्षर, मैं कोई एक अक्षर ही स्टोर कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा अक्षर स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एरे नहीं बनाया है। अब एक अक्षर तो स्ट्रिंग नहीं हो सकता, एक अक्षर तो कोई एक अक्षर ही रहेगा। तो उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए उसको हमें एरे घोषित करना पड़ता है। वो भी चर के रूप में हम लोग करते हैं, पर उसके लिए हमें सेम वही जैसे एरे घोषित करते हैं उसी प्रकार से हमें ये घोषित करना पड़ता है। बस उसका डेटा टाइप हमें चर लेना पड़ता है। जैसे बाकियों में हमने जब न्यूमेरिक हमने डेटा टाइप दिया था तो उसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, डबल वो दिए थे। स्ट्रिंग के लिए हमें चर का एरे बनाना पड़ता है, वेरिएबल का नाम और आगे साइज। अब यहाँ पर बात समझने लायक एक बात और होती है कि जब हम स्ट्रिंग का हम लोग एरे बनाते हैं तो हमें एक जगह एक्स्ट्रा घोषित करनी पड़ती है /0 के लिए। कि सपोज मान लो मुझे एक नाम है कोई हेलो, ये एक कोई स्ट्रिंग है, हेलो कोई एक शब्द है जिसमें एक से अधिक अक्षर है। इसको मुझे यदि स्टोर करना होगा तो 1 2 3 4 5 यानी कि इसको मुझे 6 साइज का घोषित करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। एक एक्स्ट्रा होता है, वो होता है /n के लिए। इसमें h आ गया, इसमें e आ गया, इसमें l आ गया, इसमें l आ गया, इसमें o आ गया, इसमें आ गया /0। ये जो हमने दिया है, ये एक एक्स्ट्रा जो दिया है, दिस इज फॉर नल। दिस इज फॉर नल यानी कि ये /0 जो होता है वो नल को प्रदर्शित करता है। दैट मीन्स हमारा ये जो वर्ड है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। अक्षर शब्द की समाप्ति या स्ट्रिंग की समाप्ति के बाद /0 लगता है। यदि आप /0 न लगाएंगे तो भी आपके जो सी भाषा का कंपाइलर है वो स्वतः ही इसमें /0 जो है वो जोड़ देता है। अब एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं
सपोज मान लो इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, किसी एरे को इनिशियलाइज रन टाइम भी कर सकते हैं और कंपाइल टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कंपाइल टाइम इनिशियलाइज कैसे किया जाता है किसी एरे को मैं बता रहा हूँ। सपोज मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया ए साइज़ का और इसको कहा 6। ध्यान दें आप बोर्ड पर एक बार के लिए। चर नाम दिया मैंने ए और साइज़ दी इसकी 6 और इसके आगे मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। इसको मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। कांस्टेंट मतलब कंपाइल टाइम में इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ इस एरे को। तो ये मैंने मजला कोष्ठक लगाया और हर एक शब्द को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा। प्रत्येक शब्द को मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है और लास्ट में /0 को भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला और सेमीकोलन। ध्यान दें आप मेरी इस बात को। एक तो तरीका ये हो गया, हर एक को सिंगल कोट के अंदर बंद किया। सिंगल कोट का मतलब वो एक कैरेक्टर है। जब किसी भी एक ही अक्षर को यदि हम डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग माना जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है। और यदि कोई एक अक्षर है उसको यदि हमने सिंगल कोट में बंद किया है तो वो एक चर माना जाता है। चर मतलब एक अक्षर माना जाता है। तो आप ध्यान दें, इसीलिए मैंने सिंगल कोट में इन सबको बंद किया है। मतलब हमारे ये बहुत सारे अक्षर हैं और इन अक्षरों को हमें एक स्ट्रिंग एरे बनाना, स्ट्रिंग बनाना है, जिसको A6 साइज़ में डाला है। क्योंकि 5 तो ये हमारे अक्षर हो गए और 1/0 के लिए हो गया, इसलिए हमने इसका साइज़ लिया 6। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा एक तरीका ये होता है कि जिसमें मैं साइज़ फिक्स नहीं करता, जिसमें आपका जो कंपाइलर है वो इसको स्वतः ही मान दे देगा। मैं अब की बार क्या करता हूँ कि इसको साइज़ नहीं देता और सीधा ही मैं इसको बोल देता हूँ। ध्यान दें, यहाँ पर मैंने केवल अपनी स्ट्रिंग लिखी लेकिन डबल इन्वर्टेड कोमा में डाला मैंने इसको। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में डालने का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप ही ये 6 साइज़ का इसको कंपाइलर बना देगा, क्योंकि 5 अक्षर ले लेगा और छठा जो है वो /0 अपने आप कंपाइलर इसके अंदर ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर का स्ट्रिंग बनाते हैं। अक्षरों का समूह जो होता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो एक बार इतना हल्का सा जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप इसको नोट डाउन कर लें। ये कुछ बातें जो मैंने बताई है ये भी आप नोट डाउन कर लें। कल हम आगे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के कुछ 5 फंक्शन आपके सिलेबस में वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ मेमोरी एलोकेशन की जो होती है, जैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये 2-3 टॉपिक ही अब आपके बचे हैं। कल स्ट्रिंग के 5 फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और एक प्रोग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं चर्चा करूंगा उसकी। तब तक के लिए खुश रहें, अच्छा सोचें। थैंक यू।